बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिग्मेलियन के एक्ट 1 की समरी, डिटेल्ड समरी और उसके साथ उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। तो पहले मैं समरी के कुछ एक्ट के जो पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इवेंट्स हैं उनको नरेट करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको क्रिटिकली देखेंगे। तो फर्स्ट एक्ट में क्या होता है कि एक्ट 1 जो है दैट ओपन्स इन कॉन्वेंट गार्डन under the portico of St. Paul's Church during a heavy summer rain immediately after a theatrical performance has let out. All types of all levels of society are huddled here to avoid the rain. Mrs. Ainsford Hill is complaining to her daughter Clara that her son Freddie has been gone an intolerably long time in search of a cab. When he suddenly returns with the announcement that there is not a cab to be had for love nor money, they reprimand him for not trying other places and quickly send him off to try again in another direction. अब आप देखें कि इस के अंदर हमने एक दो बातें साथ साथ डिस्कस करती, यानी बाकी डिटेल में आगे एनालिसिस में देखेंगे। एक तो ये बात कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में, वो जिस वक्त का ये ज़माना है, अर्ली 20th सेंचुरी है, और उसमें फेमिनिज़म की मूवमेंट अपना सर उठा रही थी, बल्कि अपना एक स्पेस गेन कर रही थी विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर। उसमें यहाँ पे हमें जो रोल्स हैं वो रिवर्स फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि लड़का जो है वो ही इज़ सर्विंग हिज मदर एंड सिस्टर। ये दोनों माँ बेटी जो हैं यहाँ पे, मिसेस हिल जो है और उसकी बेटी क्लेरा हिल जो है वो खड़ी हैं। दे आर वेटिंग फॉर अ कैब एंड देयर सन हैज़ गॉन टू फेच अ कैब। तो वो वहाँ पे गया हुआ है। आपको इसके साथ ना जो ये फ्रेडी है, फ्रेडी के साथ आपके जहन में इसका जो करैक्टर है ना, जब आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में जो मिडिल एजेस का नाइट का तस्वर है ना, वो भी आना चाहिए। वो शिवल्रस जो एक एटीट्यूड था, वो जो एवरी टाइम दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर्स एंड दे वर सो एमिएबल एंड जेंटील सॉर्ट ऑफ क्रिएचर्स दीज नाइट्स वर। तो ये वैसा एक किरदार आपको लगता है, ही इज़ रेडी टू हेल्प अदर्स। देखें, पहले वो आया है कैब की, इनको पोर्टिको में खड़ा करके, और ख़ुद वो गया है बारिश के अंदर भीगता हुआ जाके कैब वगैरह ढूंढने के लिए, और कैब नहीं मिली तो उल्टा वो उसको शुक्रअंदाज गुजार नहीं हो रही, बल्कि वो क्या कर रही हैं, उसको रेप्रीमेंड करी, डांट रही हैं कि तुमसे वो गाड़ी नहीं मिली, चलो और लेके आओ। फिर वो बारिश में जा रहा है वापस। जब वो फ्रेडी री ओपन्स हिज अम्ब्रेला, वो बारिश की वजह से, एंड डैशेज ऑफ, फिर से निकलता है, खिसकने की इजाज़त है, निकलता जल्दी जल्दी। ही एक्सीडेंटली कोलाइड्स विद अ फ्लावर गर्ल, वो जाके एक लड़की जो है, फ्लावर गर्ल जो है जिसका नाम अलीज़ा है, उसमें ही बैंग्स इनटू हर हु इज़ हरिंग फॉर शेल्टर। वो भी अब सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो शेल्टर की एक ही जगह है, तो मुख्तलिफ स्ट्रेटा ऑफ जो सोसाइटी है वहाँ से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो बर्नार्ड शॉ की एक स्किल है, उसने दिखाया है, ये बातें आगे वैसे क्रिटिकल एनालिसिस में डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ ताकि हमें आइंदा का आइडिया रहे कि otherwise he created a scene. Otherwise it was impossible to gather all these people from different classes or different strata of society in a single place. अब देखें ना, एक फ्लावर गर्ल है, एक एम्पावरेस्ट जो जेंटील किस्म की लेडी हैं, ये फैमिली, वहाँ पे एक कर्नल आ जाएगा, वहाँ पे एक प्रोफेसर है हाई क्लास का, और भी वहाँ पे ऑन लुकर्स जो भी मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं सोसाइटी के, वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। दे वर वेरी क्लास कॉन्शियस पीपल, दीज ब्रिटिशर्स ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे उन्होंने सारे इकट्ठा कर दिए। एक तो बात होगी कि एक जगह पे सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे कर दिए। दूसरा, जैसा कि शॉ हिमसेल्फ क्लेम दिस प्ले टू बी अ प्ले अबाउट लैंग्वेज, फोनेटिक्स वगैरह का मामला दिखाया गया ना ज़्यादा, उसके बुनियाद पे काम हो रहा है कि हाउ कैन अ लैंग्वेज create or chisel someone into someone of a higher status of a lower status, how can we determine one's identity through one's language। तो ये एक बात है। अब उसने देखे ना सीन कैसे क्रिएट किया कि यहाँ पे डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी मिल्यू वहाँ पे इकट्ठा हो गया सारा सोसाइटी का। अब इसमें से व्हेन दे विल स्पीक,
when they will gossip about something, when whatever they say, whatever they utter, their language will determine their position in the society. तो वो सारे लोगों की लैंग्वेजेस दिखाएगा. फोनेटिशियन है वो जो दूसरा बंदा है जिसमें प्रोफेसर हिगन्स, तो प्रोफेसर हिगन्स जो है उसके ज़रिए डिटरमिन भी करेगा ये फ़लाँ है. और हमें इधर से अंदाज़ा होगा कि वो जो फ्लावर गर्ल है वो कितनी ख़राब किस्म की, जिस कर्ब स्टोन जिसको कहते हैं, इंग्लिश जो है लैंग्वेज उसमें बात कर रही है. और उसका बहुत सीवियर किस्म का क्रिटिसिज्म है लैंग्वेज के ऊपर. आपको इस ड्रामा के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर भी आप देखते हैं, एक्सेंट्स के ऊपर भी बात हो रही है यहाँ पे, और स्पेलिंग्स के ऊपर. आपको पिग्मेलियन ड्रामा के अंदर जो स्पेलिंग्स इस्तेमाल करता है शॉ हिमसेल्फ, वो भी देखने पड़ेंगे वो कैसे हैं. आप बहुत कम जगहों पे उसने अपोस्ट्रोफी ऐसे इस्तेमाल किया है. तो ये लैंग्वेज के बारे में उसकी जो इंटरेस्ट थी वो उसको भी हमने इसमें मद्देनज़र रखना है. तो इस तरह से ये जो सीन है, इट प्रोवाइड द शो टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट पीपल फ्राम डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी, एंड थ्रू देयर लैंग्वेज, थ्रू देयर एक्सेंट्स, we can also know how different they were from each other, because these people used to have some sort of conception, impression about others through their language and accent. आपने अगर 20th सेंचुरी की 19th सेंचुरी के विक्टोरियन एरा की मूवीज़ देखी होंगी, कोई ना कोई इंग्लिश मूवीज़, सेटिंग देखी कभी उनकी, वो कपड़े शपड़े का अंदाज़, बाल बनाने का अंदाज़, उनका सारा कुछ, ये सारा कुछ उनकी सोसाइटी को बता रहा है यहाँ पे. अब हर बंदा उसकी जो शख्सियत है उसकी लैंग्वेज से, उसके मैनर्स से, डीमीनर से आपको पता चलता है. तो उसमें जो बड़े लोग हैं दिखाए जाते हैं सोसाइटी के, अपर सोसाइटी जो है उसके जो लोग हैं उनकी जो सारी जो शख्सियत है, उनका स्टेटस सोसाइटी का है उनके लैंग्वेज से डिटरमिन, उनके जोक्स, उनकी विट वगैरह जो है वो उनसे पता चलता है आपको कि कौन से लोग हैं. वल्गैरिटी, आपने किन टॉपिक्स की बात करनी, किन पे नहीं करनी, ये सारा उनके लैंग्वेज के थ्रू काम हो रहा है. Well, come to the dashing scene again, where he is hurrying for shelter. She too was hurrying for shelter, that flower girl, and she bangs into, rather Mr. Freddy bangs into her and knocks over her basket of flowers in a heavy, almost incomprehensible Cockney accent. Cockney accent was one of the worst accents. वर्स्ट एक्सेंट है, और बहुत ही कह लें कि शेबी किस्म की, और कह लें कि वर्नैकुलर्स का भी बहुत कोई लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज था जिसमें बात की है. जैसे जिप्सीज़ की लैंग्वेज होती है, जैसे आपकी किसी भी एक जाहिल आदमी की और एक लैंग्वेज, और सिर्फ लैंग्वेज का ही मसला कि यूज़ ऑफ वर्ड्स नहीं है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करें नहीं. लैंग्वेज में उनका साथ में स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करता है कि वो किस स्ट्रक्चर में बात, फिर वो लाउडली बोलेंगे, वो बोलना, बात हल्की सी बात ही बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती है. आपको ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं पाकिस्तानी जो कॉमेडियन हैं मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के, उनकी वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस देते होते, कौन सा बंदा कैसे बात करता है, किस सोसाइटी का बंदा कैसे बात कर रहा है. अगर आप ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखें उनमें से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं ये सारा कुछ. तो ये जो लैंग्वेज है, आप हम कल भी बात कर रहे थे, वो जो फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, पाकिस्तान की फिल्म, बोल फिल्म थी, उसमें वो जो एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार अदा किया जिसने, वो लड़की ने, तो वो बड़ी तमीज़ से और लखनऊ वाली उर्दू में बात कर रही है उसके साथ ना, नवाब साहब से जिससे उसने शादी की है. बड़े वो पाकीज़ा फिल्म के डायलॉग्स बोल रही है, उसी के जो हीरोइन है उसके एक्सेंट में, उसके अंदाज में. लेकिन क्या होता है, सडनली शी शिफ्ट्स हर कोड और स्विचेस इनटू हर नेटिव लैंग्वेज, वेयर शी स्पीक्स इन पंजाबी एंड इन अ वेरी वल्गर सॉर्ट ऑफ पंजाबी. तो वो जो एक्सप्रेशन था उसका, दैट वाज यू मे से पाकिस्तानी, लाहौरी, and of that area's accent that is thought to be deemed to be very vulgar one. So she was doing the same job. So this girl speaks when she आपने वो यूफोन की भी एक एडवर्टीजमेंट देखी होगी, फ़र्क तो पड़ता है आवाज़ से. तो उसमें क्या करती है कि वो बड़ा अच्छा है, बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई गई है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, म्यूज़िक शूज़ बज रहा है, लड़का देख के बड़ा इंप्रेस हो रहा है. सडनली व्हेन शी स्पीक्स
शी स्पीक्स इन अ वेरी बैड वॉइस एंड दैट वॉइस प्रॉम्प्टली डिसइल्यूजन्स दैट बॉय। वो जो उसका सारा अरोमा ऑफ क्रिएट हो गया ना उसके जहन में खूबसूरती का, हुस्न का, वो सारा उसने क्या किया कि वो उसका शैटर हो गया सारा। तो लैंग्वेज से फौरी जब वो बोली है तो उसके साथ वो पकड़ी गई कि वो कहाँ की है। आपने एक, मैं आपको मज़ीद इस करैक्टर की थोड़ी डेप्थ समझाने के लिए, चूँकि ये जनरल सा है, मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, इसलिए मैं थोड़ी सी मिसालें ज़हन में आ रही हैं वो बता रहा हूँ। आप जानते हैं चौसर की वो जो नन थी प्रायरस, शी यूज़ टू स्पीक इन फ्रेंच, ठीक है, नेज़ल साउंड क्रिएट करती थी वो अपनी गाते हुए भी फ्रेंच वगैरह। अब वो थी इधर की इंग्लैंड के किसी इलाके की, बोलती वो फ्रेंच में थी, और उसके ऊपर जो फिर चौसर का जो फिर एक माइल्ड सी उसकी सेटायर है, आयरनी वो करता है, वो कहता है कि जो फ्रेंच वो बोलती थी ना वो कम से कम पेरिस में नहीं बोली जाती। मतलब कि वो उसने खुद से ही बना ली, जैसे हमारे यहाँ कई लोग लफ्ज़ ऐसे बना लेते हैं सर हमारे इधर, हाँ इंग्लिश, वो उनको भी नहीं पता होगा कि हाँ कई ऐसी स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं, लफ्ज़ ऐसे बिगाड़ देते हैं। आप अक्सर दुकानों पे जाएं यहाँ पे तो जो लड़के हैं वो एवं बोलने के जो होते हैं, इसकी प्राइस क्या है, हर लफ्ज़ इंग्लिश के आगे एस लगा दें या जी साउंड क्रिएट कर दें, इनके नज़दीक वो हो जाएगा, वो इंग्लिश का साउंड बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो पकड़ा जाता है बंदा अपने एक्सेंट से, अपने वोकल कॉर्ड्स जो हमारे क्रिएट हो चुके हैं, वो फॉर्म हो चुके हैं, वो हमें हमारी चुगली खाते हैं हमारे लहजे की, हमें पता चल जाता है कहाँ से हैं। बहरहाल व्हेन शी स्पोक immediately she was perceived to be a very vulgar sort of or from a lower set of the society. She familiarly calls him by his name. वो लड़के को उसके नाम से उसने मुखातिब किया। आप कैसे जानते हैं किसी को जब तक आपको किसी का पता ही नहीं है, तो आप उसका नाम तो नहीं लेंगे, या ओए कहेंगे, या कुछ हमारे उर्दू में कहते हैं या कुछ, लेकिन वो उसको नाम से बोलती है, वो उसको मिस्टर कहती, कुछ कहती, फ्रेडी, एंड टेल्स हिम टू वॉच वेयर ही इज़ गोइंग। शी देन सिट्स एंड बिगिनस टू रीअरेंज हर फ्लावर्स। वो जो उसके स्केटर हो गए थे नीचे, वो फ्लावर्स को रीअरेंज करना शुरू कर देती है, मम्बलिंग टू हर सेल्फ अबाउट द केयरलेसनेस ऑफ सच पीपल हु नॉक अदर्स अबाउट। उसके बारे में बैठ के वो फूल चुन रही है, रख रही दोबारा से उसके बारे में कि बकवास, ये कैसे लोग हैं जो दूसरों का ख्याल नहीं करते, ऐसे केयरलेस रवैया अपनाते हैं। ये दो सीन्स हो चुके हैं। पहला क्या है, लोग सारे इकट्ठे हुए वहाँ पे, फ्रेडी कैब ढूंढता फिर रहा है और ये उस लड़की में बजा है, और वो लड़की क्या है, उसके टकराने के बाद उसके फूल गिर गए हैं, वो इकट्ठे कर रही है वो सारा कुछ। मिसेस आइंसफोर्ड हिल, who is the mother of that boy and the girl next to her, who has heard the entire episode, is consumed with curiosity as to how this low-class, badly dressed ragamuffin with such a dreadful accent could possibly know her son well enough to call him by his first name. उसको फौरी शक है ना कि ये थर्ड क्लास की लड़की, थर्ड भी बड़ा लोएस्ट क्लास लड़की, कैसे मेरे बेटे को उसके इतनी उसके साथ इंटीमेसी कैसे है कि शी नोज़ हिम बाय हिज नेम। द फ्लावर गर्ल लिजा और एलिजा, दोनों नाम इसके लिए जाते हैं, आस्क्स फर्स्ट इफ़ द लेडी विल पे फॉर द फ्लावर्स दैट फ्रेडी जस्ट रूइंड, तो क्या हो गए, दोगे ना, उसको तो पैसे से गर्ज है ना, बेचारी कमज़ोर पुअर भी है, तो जो तुम्हारा बेटा ख़राब कर गया कि नहीं। एंड अगेंस्ट क्लैराज ऑब्जेक्शंस, उसकी बेटी ऑब्जेक्ट करती है। क्लैरा, मिसेस आइंसफोर्ड हिल पेज द गर्ल generously and then learns that Eliza merely calls all strangers either Freddie और चार्ली, और पता चलता है हमें कि वो हर बंदे को या तो फ्रेडी कहती है या फिर चार्ली कह के बोलती है। ये उसका ये नहीं, उसको तुक्का लगा कि उसका नाम ही ये था, ये वो बंदे का फ्रेडी था। एट दिस मोमेंट an elderly gentleman of the amiable military type rushes in for shelter। यहाँ पर एक और बंदा आ गया, नया कैरेक्टर आ गया, ये एक बड़ा एज में है और ये एक मिलिट्री का बंदा लगता है अपनी अटायर से। देखें यहाँ से उसके ड्रेस, आपको एक सिंबल्स जो हैं वो मिलेंगे ड्रामा के अंदर, तो ड्रामा के अंदर जो सिंबल है वो आपकी क्लोथिंग का भी आएगा, तो आपके कपड़ों से भी डिटरमिन होती है आपकी पोजीशन, what sort of dressing you are having, you are putting on, you are clad in what sort of dress, वो ड्रेस भी आपकी पोजीशन को, सोशल पोजीशन को डिटरमिन करता है। बहरहाल कम से कम इसकी जो प्रॉप है ड्रेस की, वो बताती है कि ही इज़ अ मिलिट्री गाय। एलिजा इमीडिएटली ट्राइज टू सेल हिम सम फ्लावर्स, होता है ना जैसे ये बेचने वाला अपना वो कहते चलो अपना काम दिखाएं,
करें जो भी कर रहे हैं, बट ही रिफ्यूज़ बिकॉज ही हैज़ नथिंग स्मॉलर दैन सॉवरेन। सॉवरेन कह लें कि ये 50 जो पेंस होते हैं ना, हमारे 8 आने होते हैं 50 पैसे जैसे, तो वैसे को उसको सॉवरेन कहते हैं। तो वो उसके पास सॉवरेन था, उसके कम इससे पैसे थे ना, तो एलिज़ा badgers him by insisting that she can change a large coin। तो कहते हैं मेरे को खुले नहीं आ गए, कहती मैं तुहानू खुला दे देनी तुसी लो। तो सडनली बाय स्टैंडर्ड जो साथ स्टैंडर्ड जो साथ खड़ा था बंदा warns the flower girl to be careful because there is a stranger who is taking down everything she says। There is a person, the note taker, he is addressed as note taker in the first act। Most of the characters in this very first act are not addressed by their names, Yes. by their positions। फ्लावर गर्ल, नोट टेकर, कर्नल और ऐसे करके ना सबको नाम से बुलाया गया है, नहीं लिया गया उनकी पोजीशन से, जो भी उनका किरदार है। कोई कहते हैं बंदा है ध्यान से, वो तुम जो कुछ भी बात कर रही हो ना वो नोट कर रहा है, वो इसकी नहीं नोट कर रहा था, वो सबकी कर रहा होता है। फ्राइटेंड दैट शी माइट बी एक्यूज्ड ऑफ सोलिसिटिंग फॉर इमोरल पर्पसेस। उसको फौरी तौर पर, यहाँ पर एक और थीम भी हमारे साथ चलता है कि प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है। हर वो लड़की एक ना, पता नहीं ये मुमताज़ मुफ्ती का या किसी और की बात है, कहते हैं कि या मेरे ख्याल वो असमत चुगताई की बात है, कहते हैं कि हमारे मुआशरे ना कभी किसी औरत को आज़ाद नहीं देखा, ठीक है ना। तो हर वो औरत, हमने सिर्फ किसको अपने तौर पर किसको पैसा कमाते देखा है, तवाइफ को। तो इसलिए हर वो औरत जो काम करती है ना, जॉब करती है, तो हमारी नज़र में इंप्रेशन उसका वैसा बन जाता है, गलत उसका समझ लेते हैं। तो ये सेम सा इंप्रेशन यहाँ पर भी है कि जब वो एक तो लो क्लास की लड़की थी, वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल थी कि प्रोस्टिट्यूट्स बिलोंग टू लो स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, और दूसरा कि जब वो ऐसी बातें कर रही हैं ना, तो उससे फौरी तौर पे इंप्रेशन आया कि शायद वो उसको आया कि मेरे ऊपर शक ना आ जाए कि शायद मैं कुछ ऐसा कुछ करती फिर रही हूँ, तो उसको ये डर सा आया। लीजा लाउडली मेंटेन्स अ राइट टू सेल फ्लावर। तो वो कुछ कर तो सकती नहीं, उसको एतबार भी कोई नहीं करेगा जल्दी, क्योंकि लो क्लास की है, तो वहाँ पर एतबार का भी बड़ा मसला है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो वो फिर अपना ना खुद ही ऊंची ऊंची बोल के, जैसे उसकी आदत है ना, एक जाहिल सी दिखाई गई है, तो लाउडली मेंटेन्स अ राइट टू सेल फ्लावर्स। कहती मैं फूल बेचने वाली हूँ। इफ़ आई कीप ऑफ द कर्ब हर लाउड एंड कंटिन्यूअल प्रोटेस्टेशन अट्रैक्ट्स एवरीवन्स अटेंशन अनटिल फाइनली द नोट टेकर प्रोफेसर हेनरी हिगन्स। अच्छा, इसकी बार बार ऊंची ऊंची बोल रही है ना कि मैं फूल बेचने वाली हूँ, ये हूँ मैं, वो नहीं जो आप लोगों ने समझा है। तो वो अब सारों उन्होंने सुन लिया उसकी बात को ना, उसने पूरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर, बल्कि उल्टा तंग होने लगे, बाजी मान गए, बस कर छड़ दे जान, वो बोली जा रही है ना। तो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स क्या कहता है, टेल्स हर टू ओ शट अप डू आई लुक लाइक अ पुलिसमैन। वो उसको अपनी इस बात पर भी बड़ा गुस्सा है कि मैं पुलिस वाला लगता है इन्होंने, पुलिसमैन, डू आई लुक लाइक अ पुलिसमैन। वो उसको पुलिस, बल्कि उसको ये भी आ गया हिगन्स के ज़हन में कि शायद ये मुझको पुलिस वालों का जासूस सा भी समझ रहे हैं, शायद ये अंडर कवर कॉप है कोई, वो अंडर कवर कॉप नहीं होते हैं जैसे वो सादा लिबास में पुलिस वाला कुछ है, समझ रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ से हमें फर्स्ट बात हमें पता चलती है इसके बारे में, मिस्टर हिगन्स के बारे में, कि he is not a policeman first of all. The second thing, he does not care about the feelings of people around। तो उनके बारे में भी उसकी फीलिंग्स नहीं है। देखिए इसका रूड बिहेवियर भी है, उसको इंसोलेंटली उसने शट अप करवाया ना, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है उसका रवैया। ही रिजेंट्स द फैक्ट दैट शी मिसटेक्स हिम फॉर अ पुलिसमैन और स्पाई फॉर द पुलिस। उसको इस बात पर गुस्सा आया ना कि स्पाई समझ लिया जाए पुलिसमैन। एलिजा वांट्स टू सी व्हाट ही हैज़ रिटन। अब उसको है ना कि मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नोट कर ली तो पता नहीं क्या, लेकिन हालांकि वो मुझे एक बात याद आ गई कि वो अमानुल्लाह की ना, तो कहते हैं कि जो अमीर आदमी होते हैं ना, उनको अल्लाह ने इतना कुछ दिया होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, अल्लाह ताला उनसे बरकत छीन लेता है, चीज़ें मिल जाती हैं, बरकत छीन लेता है, जिन्होंने हराम वगैरह कमाई, कि डॉक्टर साहब उसको सारा कुछ ही मना कर देते हैं, तुम अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना। तो गरीब आदमी होता है ना, उसको बड़ा शौक होता है मैनू परहेज़ दसे डॉक्टर उसको देख के चेक कर, हाँ जी डॉक्टर साहब कोई परहेज़ नहीं, तू जाओ जो मर्जी खा। उसके पास पहले कुछ नहीं खाने को, तुम्हारे बारे में क्या रिपोर्ट्स लेनी है,
तुम कौन सी बिल गेट्स की कोई लगती हो कि तुम्हारे बारे में रिपोर्ट्स ले रहे हैं, मित्रां दी सूह लेंदे फिरदे कई अफसर सरकारें, तो तुम्हें क्या किसी को परवाह ही नहीं। वो इतनी क्यूरियस और उसके बारे में आगे टेंशन में कि मेरे बारे में क्या रिपोर्ट्स ले ली हैं। एंड व्हेन शी कांट रीड द शॉर्ट हैंड में लिखना, वो शॉर्ट हैंड में पॉइंट्स होते हैं, तो ही रीड्स ऑफ व्हाट ही हैज़ रिटन, वो खुद पढ़ के सुनाता है कि क्या लिखा है। इट्स एन एग्जैक्ट कॉकनी फोनेटिक रेंडिशन ऑफ आवर ओन स्पीच पैटर्न्स। तो ये यहाँ पर उसकी महारत भी आ गई, स्किल उसकी डॉक्टर हिगन्स की, क्या कि उसने उसके एग्जैक्ट वो एग्जैक्टिट्यूड के अंदर जाके वो लिखा सारा कुछ। वट एवर शी सेड, वट एवर शी अटर्ड, वट एवर साउंड शी मेड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, मीनवाइल ही नोटेड इट डाउन एंड रेंडर्ड इट एज इट इज़। उसको उसी साउंड कॉकनी एक्सेंट जो डायलेक्ट था उसने उसके अंदर उसने सारा कुछ उसको रिक्रिएट कर दिया उसके सामने। एट दिस पॉइंट द एल्डरली जेंटलमैन, वो जो कर्नल, उसका नाम क्या है, कर्नल पिकरिंग है, एंड अदर्स लाइक द गर्ल्स साइड, एंड एज द ग्रुप बिगिंस टू टॉक टू द नोट टेकर, सारे लोग अब उससे नोट टेकर से बात करना शुरू कर देते हैं। He, Professor Higgins, begins to identify where each of the speaker was born and where they lived. उसने उनकी गुफ्तगू से बता दिया कि तू इत्थे था, तू उथे था, तू इत्थे था, पैदा यहाँ पे हुए हो गए, पले बड़े यहाँ पे हो गए। उसने उनकी इस सारा कुछ है। He can even identify their locality inside the city of London, और ये भी बता सकता है कि लंदन के किस मोहल्ले से तुम लोग हो। उसको इतनी महारत है, आप इसकी महारत का आप यहाँ पे ज़हन में रखेंगे। When Mrs. Ainsford Hill complains about the weather, the note taker Higgins points out that the rain has stopped and everyone disperses except the gentleman Colonel Pickering and the flower girl Lisa. वो जो लड़की और उसकी माँ है जिन्होंने अपना बेटा भेजा हुआ कैब लेने के लिए, वो भी चली जाती हैं, तो यहाँ पे ये तीन लोग ही रह जाते हैं। When the gentleman inquires about the note taker's talents, वो पूछता है ना, वो जेंटलमैन है, उसकी लुक बताती है कि इज़ अ जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है, अपर क्लास का बंदा है ना। तो टैलेंट्स, ही डिस्क्लोजेस दैट ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फोनेटिक्स का वो स्टूडेंट्स हैं, सौतियात इसको उर्दू में कहते हैं, है ना, सौतियात। इन फैक्ट हिज प्रोफेशन इज़ टीचिंग वेल्दी पीपल हु एस्पायर टू क्लेम द सोशल लेडर टू स्पीक प्रॉपरली। और इसका प्रोफेशन क्या है, ही टीचेज वेल्दी पीपल टू कंसील देयर बैकग्राउंड्स, उनको लैंग्वेजेस सिखाता है कि वो सोशल क्लेम में जो नए नए अमीर हो रहे हैं, जो ऊपर जाना चाह रहे हैं, उनको बताता है कि हायर स्टेटस के लोग या हायर क्लास के लोग कैसे बोलते हैं, कौन से एक्सेंट वो। अच्छा, फिर लैंग्वेज के ज़रिए उनकी फिर वो पीछे वाली जो होती है ना पोजीशन, उनका जो बैकवर्डनेस नहीं, आप कह लें कि क्लास जो है उनकी, वो छुप जाती है। मिडिल क्लास का बंदा है, कोई कहीं से फॉर्चून हाथ आई या वो हायर क्लास में चला गया, लेकिन पैसा आ गया तो उसके साथ जो उसकी लैंग्वेज है, मैनर्स हैं बोलने के, वो तो नहीं जाएंगे ना। ये उनको वो सिखाता है वो, तो इस तरह से फिर वो उनकी जो छुप जाती है खामी है, ये भी एक उसने बताया। यहाँ पे फोकस हमारा अभी तक सारा किसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर है, कि लैंग्वेज इंसान की किस तरह बिट्रे कर देती है उसकी असलियत को, शख्सियत को। वो बता देते कि ये कौन सा है, कहाँ का है बंदा। तो उसका काम ये है लोगों को सिखाना स्पीक प्रॉपरली। वाइल ही एक्सप्लेन्स हिज प्रोफेशन, एलिज़ा कंटिन्यूअली मेक्स अनअटरेबल हॉरिबल साउंड्स। वो उसके अपनी वो लैंग्वेज में, और उसकी अगर आप वो इसकी टेक्स्ट में से गुफ्तगू अल्फाज देखें ना, और कैसे बोल रही है, ऐसे करके बोला उसने, और उससे बोला है। मैं तो वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो जैसे बोलती ना, इंतहाई वो अटर मटर कर रही है चीज़ों को, और साउंड्स को वो ओमिट करके, मिन्स करके बोलती है, तो वो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए, या नॉन नेटिव के लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Even though Higgins constantly tells her to cease making these detestable noises, उसको गुस्सा आता है। अब देखो ना, वो बंदा है पहले लैंग्वेज का, उसको तो आम बंदे की लैंग्वेज जल्दी पसंद नहीं आती, ऊपर से जब वो लैंग्वेज के साथ ये वाला खलवाड़ कर रही है ना, उसको और भी गुस्सा आता है। फिर कहता है ये डिटेस्टेबल साउंड्स जो है ना, ये बंद कर दो अपने। और जब वो नहीं आती तो फिर खैर ही देन ब्रैग्स दैट, शोखी मारता है, In 3 months I could pass the girl off as a duchess at an ambassador's garden party. ये यहाँ की बैठ, ये है सारे ड्रामे का
जिसके ऊपर सारा ड्रामा जो टेंशन क्रिएट हो चुकी, कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने एक्सपोज हो गया कि यहाँ पे सारी कहानी अब चलेगी। मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी वो क्या है कि कहता है कि इन 3 months आई कुड पास द गर्ल ऑफ एज अ डचेस एट एन एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी। 3 महीने में ये जो जिसको बोला भी नहीं जा रहा, इतना बुरा सा बोल रही है, उसको मैं इस लेवल पे ले जा सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ इस लड़की को कि इसमें से क्या बना सकता हूँ, लेडी लॉर्ड की बीवी होती है लेडी बना सकता हूँ। और ये एम्बेसडर्स पार्टी पे आप गार्डन पार्टी पे ले जाएं जो कि 3 month बाद या कब है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि ये वहाँ पे कोई इसको पहचान सकेगा कि ये कौन है कि नहीं कौन। तो ये इसकी बेट आ गई यहाँ पे। ये बेट इससे किसके साथ लगाई है, कर्नल पिकरिंग के साथ। इन द नेक्स्ट एक्ट जैसा कि हम देखेंगे, द टाइम इज़ 6 month 3 if शी हैज़ अ गुड ईयर। तो उसने 6 month का भी टाइम दे दिया था, पिकरिंग का था आप 3 नहीं 6 कर लें, बना के दिखाओ देखते हैं। व्हेन द एल्डरली जेंटलमैन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन डायलैक्ट्स। वो इंडिया में कर्नल, ये एंग्लो इंडियन सा है, ये जो बंदा है दूसरा पिकरिंग जो है, वो अपने आप को तारफ़ करवाता है बाय द नेम ऑफ कर्नल पिकरिंग, ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत। ये संस्कृत का इसने किताब लिख रखी है, स्पोकन संस्कृत, और वो भी स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज ही है। हिगन्स देन इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हेनरी हिगन्स, ऑथर ऑफ हिगन्स यूनिवर्सल अल्फ़ाबेट। इसने ये किताब लिखी हुई है। इट टर्न्स आउट दैट पिकरिंग केम टू इंग्लैंड टू मीट हिगन्स, और वो इसी से मिलने आया होता है। वो ज़माना थोड़ा था कि इसने फेसबुक पे देख रखा या कहीं पे देख रखी तस्वीर वगैरह, सुना ही होता नाम, तो अब उन्होंने अचानक तारफ़ हो गया तो पता चल गया ये बात। एंड दैट हिगन्स वाज अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू इंडिया टू मीट पिकरिंग। और ये उसको मिलने वहाँ पे जाने को फिर रहा था, इंडिया में जा रहा था मिलने के चक्कर में, लेकिन बचत हो गई। एज दे आर अबाउट टू लीव टुगेदर टू डिस्कस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, एलिजा इंटरप्ट्स विद अ प्ली फॉर मनी सेइंग आई एम शॉर्ट फॉर माई लॉजिंग। कि मेरे घर का किराया नहीं मेरे पास ना, तो मुझे दे दें। वो अब मुख्तलिफ तरीके से उससे पैसे मांग रही है। हिगन्स रिमाइंड्स हर शी इज़ लाइंग बिकॉज शी हैड प्रीवियसली सेड शी कुड चेंज अ हाफ अ क्राउन नेवरदलेस। वो कहता है कि झूठ बोल रही है, वो पकड़ लेता है, कहता है तुम तो अभी तुम कह रही हो मेरे पास किराया नहीं है, थोड़ी देर पहले कहती हो तुम एक सिक्का तोड़ के उसके लूज़ मनी भी दे सकती, लूज़ चेंज दे सकती, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो वो जब इसमें वैसे ड्रामे में ऐसा होता है कि वो इस बात पे इंसिस्ट कहती है मैंने नहीं कहा, तो वो जो उसने लिखी हुई ना किताब में सारी बातें दिखा देता कहता आ देख। बहरहाल इसके बावजूद नेवरदलेस ही थ्रोज हर अ मैस ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्के छोटे छोटे ना उसकी तरफ वो दे देता है, विच शी एक्साइटेडली स्कूप्स अप accompanied by all sort of unintelligible cockney sounds। वो सिक्के उछालती है और उसके साथ साथ वो अजीब सी वो साउंड्स क्रिएट करती है which are unintelligible to some other person because those sounds were uttered in cockney sounds। At this point Freddie, वो जो गया हुआ था कैब लेने के लिए, Freddie and Ainsford Hill returns with a cab, वो लेके आ जाता है कैब, but doesn't know what to do with it since everyone has left। सारे चले गए हुए, अब कैब का क्या करें, जिनके लिए ले गया वो जा चुके। एलिजा थैंक्स टू द सडन विंडफॉल ऑफ मनी, अचानक उसको बारिश होगी ना पैसे की, शुक्रिया अदा करती है फ्रॉम हिगन्स। इंगेजेस द कैब टू टेक हर होम लीविंग फ्रेडी अलोन एंड परप्लेक्स। सारे चले जाते हैं, वो कैब वाले के पास जाके कहती है ना कि मैंने जाना अपने घर, तो गाड़ी वाले को पहले वो ऐसे देखता है उसकी तरफ, इसके कपड़े शपड़े देख के अंदाज़ा लगाता है कि देखो कितने पैसे होने हैं, उतो जाके ये ना कहा अल्लाह वास्ते। तो वो फिर वो, लेकिन जब उसको दिखाती है पैसे, मेरे पास पैसे हैं, तो उसको लेके चला जाता है। यहाँ पे वो अकेला रह जाता है लड़का जो पीछे लेके आया था। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले and I have given you some critical observations alongside the text rendition, but we will discuss some further critical points of the play of the first act of the play। इसमें जो फर्स्ट एक्ट है सर्व्स 3 मेन पर्पसेस, 3 मेन पर्पसेस हैं टू इंट्रोड्यूस द प्लेस 3 मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेन कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड हियर, विच आर दोज 3 मेन कैरेक्टर्स, मिस्टर पिकरिंग और हिगन्स एंड द फ्लावर गर्ल लिजा जो है। एस्टैब्लिश द सेंट्रल प्रीमिस ऑफ द प्ले। प्रीमिस सेंट्रल थीम कौन सा है इसका, वो टू क्रिएट और टू रिफॉर्म दैट गर्ल, ठीक है। एंड प्रोवाइड सोशल कॉन्टेक्स्ट फॉर द इवेंट्स दैट विल अनफोल्ड। आपके सामने सोशल कॉन्टेक्स्ट अनफोल्ड होगा इवेंट्स का, वो उसका प्रोवाइड कर देता है। सो पहली बात तो इसको बात को हम छोड़ देते हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करता, ये जनरल सी बात है। इसको एक रोमांस उसने लिखा था अपने, या अब इसका पूरा टाइटल क्या है प्ले का,
पिग्मेलियन आर रोमांस इन 5 एक्ट्स। लेकिन ये किसी भी तरह से आपको रोमांस नहीं लगता, आपको ना तो इसकी हीरोइन ही रोमांटिक नहीं है, बाय एनी मीन्स शी इज़ नॉट अ रोमांटिक गर्ल और रोमांटिक हीरोइन। वट एवर द कंसेप्शन ऑफ अ रोमांटिक हीरोइन वी हैव, इट डज नॉट मैच विद दिस गर्ल्स पर्सनैलिटी थ्रू द प्ले। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स बट इट इज़ नॉट अ लव स्टोरी और अ रोमांस वट एवर, ठीक है। सो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर ओपनिंग सीन के ऊपर। ओपनिंग सीन ऑफ द ड्रामा कैप्चर्स मैनी ऑफ द डाइवर्स एलिमेंट्स रनिंग थ्रू आउट द प्ले, brought together by by common necessity of protection from sudden downpour. Such diverse types as the impoverished middle class Einsfold Hills with their genteel pretensions and disdain, a wealthy Anglo-Indian gentleman Colonel Pickering who seems quite tolerant, a haughty egotistical Professor Higgins who seems exceptionally intolerant, and indistinct group of nondescript bystanders and a pushy rude flower girl. These are different people from different strata of the society. तो ये एक कॉमन नेसेसिटी की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बारिश की वजह से। तो वहाँ पे ये सारे लोग मुख्तलिफ हैं। अब इनमें से मुनाफकत वाला जो रोल है ज़्यादा वो किसका है इन करेक्टर्स में से? मुख्तलिफ करेक्टर्स अपने अपने क्लास के मुताबिक ही बिहेव कर रहे हैं। वो जो हिल्स फैमिली है, हिल लोग क्या कर रहे हैं कि वो कभी थे अपर क्लास मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग, नाउ दे आर इम्पावरिश्ड वंस। अब बीइंग इम्पावरिश्ड पीपल दे जस्ट प्रिटेंड टू बी ऑफ दैट क्लास, ऑफ दैट बाईगॉन डेज। उनके जो बाईगॉन डेज उनको प्रिटेंशन, सो कॉल्ड डिसडेन, वो देखो ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं इनका सिर्फ सफ़ेद पोशी भरम से होते हैं, इनके पास होता कुछ भी नहीं है। तो ये वही है डिसडेन, सो कॉल्ड सी। और इस तरह वेल्दी एंग्लो इंडियन जो कर्नल है वो टॉलरेंट आदमी और ये बदतमीज़ आदमी है, इनटॉलरेंट है। दूसरा जो प्रोफेसर है हॉटी किस्म का है, और इसके साथ रूड और पुशी किस्म की लड़की है फ्लावर गर्ल, हु एम्बॉडीज़ द एसेंस ऑफ वल्गैरिटी, जो यहाँ पर है। यहाँ पे दीज डाइवर्स कैरेक्टर्स वुड नेवर बी फाउंड टुगेदर एक्सेप्ट बाय द नेसेसिटी ऑफ समथिंग लाइक अ सर्टन रेन शॉवर। अदरवाइज़ ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे? कभी भी नहीं हो सकते। एक नेसेसिटी क्रिएट कर दी, जैसे हमने अभी बात की कि उसने एक सीन क्रिएट किया है जिसके अंदर नेसेसिटी है, जहाँ पे ये चीज़ हमारे मानने में आती है कि यार इस वजह से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड सच ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सच पीपल। ऐसा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी जहाँ पे सारे स्ट्रेटा के लोग मिल जाएंगे। दिस सर्व्स शाज ड्रामेटिकली बिकॉज ही नीड्स अ वेराइटी ऑफ एक्सेंट्स। एक तो वजह ये थी, वैरायटी ऑफ एक्सेंट्स दिखानी थी उसने, सो दैट प्रोफेसर हिगन्स कैन डेमोन्स्ट्रेट हिज ब्रिलियंस एंड आइडेंटिफाइंग डायलेक्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ बर्थ। तो ये अपनी एबिलिटी भी यहाँ पे हमें पता चलना था यहाँ से कि जो प्रोफेसर हिगन्स है वो कितना ज़बरदस्त बंदा है अपने फील्ड के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिज साइंस ऑफ फोनेटिक्स, नोट आल्सो दैट हिज परफॉर्मेंस अराउज बोथ एंटेगोनिज्म एंड एप्रिसिएशन इन द क्राउड। लोगों के अंदर इसकी लिए एंटेगोनिज्म भी आता है और एक एप्रिसिएशन भी आती है उसकी स्किल की वजह से। एंटेगोनिज्म बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द क्राउड एट फर्स्ट बिलीव्स दैट ही इज़ अ स्पाई ऑफ द पुलिस। पहले लोग इसके खिलाफ इसलिए होते हैं, लोगों को लगता है पुलिस का बंदा है, वो स्पाई है। दूसरा एंड सेकंड, आफ्टर द आइडेंटिफाइंग वेयर दे कम फ्रॉम, ही इज़ इंट्रूडिंग अपॉन सम प्राइवेट आस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स विच दे माइट वांट टू कवर अप। दूसरा गुस्सा उनको इसलिए भी आता है कि उन्होंने उनके अंदर की छुपी बातें भी ढूंढ ली, उसने उनकी सिर्फ बोलने के अंदाज से बता दिया कि तुम लोग किधर के हो। तो ये कई चीज़ों में होता है ना कि लोग बड़ा अपना मुंह बना के बात करेंगे सिर्फ अपने आप को कवर करने के लिए, तमीज़ के साथ कुछ ज़्यादा ही स्लो बोलना शुरू कर देंगे या लफ्ज़ों को ज़्यादा ही गोल मोल सा करना शुरू कर देंगे। तो वो एक बनावटी सा जो आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक जो लहजे इख्तियार करते हैं, तो वो उसने पहचान लिया कि ये बने हुए हैं, ये इनके नेचुरल नहीं हैं, ये लोग वो हैं। तो ये कवर अप करने की कोशिश भी उसने जो है अनकवर की। दैट इज़ ड्यू टू फॉल्स प्राइड एंड स्नोबिज़म। मैनी पीपल वांट टू डिसगाइज द प्लेस ऑफ देयर बर्थ। अक्सर मैं अपने बच्चों से या स्टूडेंट्स वगैरह से पूछूँ ना कि आप किस गांव से आए हैं, किस गांव के? हम फ़लाँ गांव से, नंबर बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे गांव का। क्यों? मतलब इतने खखा पिंड आ फर्ज कर लो, उन्हें खखा नहीं दसना भी तुसी ना रखा खखा, ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कसूर आ? खखा नां च की ऐसा बुरा? साडा अपना लोकल नाम आ, असी लोकल नाम लैन तो शर्माना। अपनी लैंग्वेज से हम बहुत शर्माते हैं पंजाबी से कि पंजाबी बोलेंगे तो हमारा असल में आपका पता भी तब चल रहा होता है जब आप पंजाबी बोल रहे होते हैं। एक दफ़ा ना एक जगह पे मैं ये इसी से मैंने ना ज़हन में एक बात आ रही थी जो इसने लोगों को बताया ना
कि फ़लाँ बंदा किस जगह का है, फ़लाँ किस जगह का है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि उर्दू का तो थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होता है, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है उर्दू नहीं, सेकंड लैंग्वेज है। पंजाबी की बात करें, मेरी मदर टंग, आपकी मदर टंग पंजाबी है, मेरी मादरी भी और पिदरी लैंग्वेज दोनों ही, मतलब माँ और बाप की तरफ से। अब जो हम हैं इधर के टोबा टेक सिंह के रहने वाले, और हम आबाद कहाँ से आके हुए हैं, पीछे इंडिया से जब माइग्रेट हो के आए तो उधर से गुरदासपुर से, बटाला हमारा वहाँ पे जो तहसील वगैरह थी। और हमारी जो बोली है, डायलेक्ट है, वो कौन सी है? पंजाबी है। पंजाबी में डायलेक्ट कौन सा बोलते हैं? माझी। माझी में से जो जली थोड़ा सा अंदाज़ है ना बोलने का, ऊंचा नीचा, टिल्ट लिल्ट जो हमारी आवाज़ में आती है, वो है जैसे कि उधर के लोग बोलते थे गुरदासपुरी ये। अब यहाँ पर भी आके हमारी बोली है। एक है होशियारपुर के लोग, यहाँ पे उन्हें होशियारपुरी भी माझी लैंग्वेज बोलते हैं। माझी के अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन है लैंग्वेज के, कुछ अल्फाज का, वोकेबलरी का, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जलंधर के, और इसी तरह से और भी जो मुख्तलिफ अजला हैं। अब हम सारे लोग जो हैं बेसिकली पंजाबी, पंजाब में से माझी लैंग्वेज बोलने वाले, माझी डायलेक्ट बोलते हैं। माझी से आगे हमारा, इसके बावजूद हम लोग बैठे हैं हमारे दरमियान में, आप अगर किसी और ज़िले के हैं पीछे से, मैं आप और से, मैं आप किसी और से हूँ, इसके बावजूद हम फ़र्क महसूस कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज का। ठीक है, तो वो फ़र्क कहाँ पे मौजूद है? हमारे इधर से हमारी ईयर ट्रेनिंग हमें बता देती है। तो एक दफ़ा हम बैठे हुए, मेरी पहले शकरगढ़ में पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे जो लफ्ज़ थे वो थोड़ा सा और तरह से उनको फ़ौरी पता चल गया ये हम में से नहीं है। जब मैं यहाँ पे बोलता था उनकी, हालांकि शकरगढ़ और गुरदासपुर जो है वो एक दूसरे के साथ साथ बटाला शटाला जो भी था, लेकिन सर वो सियालकोट भी है ना। अब सियालकोट भी है, कितने चल गया आदाएँ ऐसे करके बोलते हैं, वो थोड़ा सा लटका, वो कहते तुम लोग झूल दे के बोलते हो। गुजरा वाले लोग चला सू सू करके बोलते हैं, हम चला गया वहाँ वो, ऐसे हमारे एक्सेंट हैं, डायलेक्ट हैं वो उनके हैं। और फिर हमारी लैंग्वेज के अंदर भी एलीट पंजाबी और है, लोअर पंजाबी और है, हमारे बोलने से पता चल जाएगा। कहते हैं कच्ची बादी था, पेंडू, पेंडू हमने एक टर्म बना ली हुई जाहल के लिए, गांव के रहने वाले को। ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं हमारी शिनाख्त को, हमें पता चल जाएगा। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या यहाँ पे मुख्तलिफ लोग, अजला के लोग या शहरों से लोग आके रहते हैं, वो उन लोगों की इस बारे में परसेप्शन बड़ी तेज़ होती है, वो जल्दी से पहचान लेते तुम वहाँ से हो, हम फलां से। हमारी जो चाल डाल से पता चल जाता है ये प्रोफेशन किसका बंदा है। ठीक है, तो इसी तरह से ही इज़ अ मास्टर और दी मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, therefore he can easily recognize people of their true identity, where they were born, where they have lived, and from which locality they belong to actually। तो वो सारा कुछ इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो ये, लेकिन हम बड़ा छुपा के बात करने की कोशिश करते हैं, एक्सेंट्स को बना के बोल के, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। किसी एक्सपर्ट के सामने बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हम जितना मर्जी बना लें, हमारे अंदर से कोई ना कोई बात निकल जाएगी, हमारा लफ्ज़, कोई एक्सेंट, झूल, ठीक है ना। तो फ्लुएंसी का मसला नहीं है, मसला आपके वोकल कॉर्ड का। वोकल कॉर्ड जो है हमारा हो चुका है फॉर्म, अब इसको बदलना मुमकिन नहीं है। हम पंजाबी हैं, पंजाबी, और इसमें शर्माने वाली बात भी कोई नहीं है। लेकिन जब आप उसको प्रिटेंशंस में जाएंगे तो फिर ऐसा होगा। तो बैकग्राउंड्स पर चल जाते हैं। ऑफ द मेंबर ऑफ द क्राउड इज़ आल्सो रिवीलिंग समथिंग अबाउट देयर पास्ट। तो उनको लगता है कि हमारे जो पास्ट छुपे हुए थे वो सबके सामने आ रहे, इसलिए उनको गुस्सा आता है इस बात के ऊपर। उन्होंने बड़े मेहनत से छुपाए हुए हैं, लेकिन वो सामने आ रहा है। So the origins of all characters can all be identified by their patterns of speech. Pattern of speech से उनको उसने पहचान लिया। For example, Liza's Cockney accent places her in home in Lisson Grove। ये Lisson Grove की पीछे से रहने वाली, इसको पता चल गया उधर से। A former slum area in central London। Slum कच्ची आबादी उधर से है, गैटोज में से है। In not fit for a pig to live in। इतना गंदा और गलीज इलाका है, नॉट फिट फॉर पिग टू लिव इन, यानी पिग्स कितना उसने बताया। अकॉर्डिंग टू एलिजा, अर्बनाइज्ड ड्यूरिंग द मिड 19th century एंड रिमेनिंग पुअर इन टू द 20th century। Higgins identifies the bystanders as coming from the seaside village of Chelsea, and the sarcastic bystander speech pattern place him in the trade and manufacturing center of Hoxton। उसे ट्रेड तक, पेशा तक बता दिया गया क्या करता फिर रहा है। शॉ यूजेस द कैरेक्टर्स स्पेशली एलिजा टू एस्टैब्लिश द मेन प्रेमिस ऑफ द प्ले, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डिटर्मिनिंग a person's place in society। This is the central premise of the play, determining the place of the character
थ्रू देयर लैंग्वेज पैटर्न्स के लैंग्वेज किस कदर हावी होती है हमारे वहाँ पे सारा कुछ में. सो शो आस्क कैन एन एक्सपर्ट इन स्पीच टीच अ कॉमन स्पीकिंग कब्स्टोन इंग्लिश. वो घटिया किस्म की थर्ड क्लास किस्म की कब्स्टोन बहुत ही शैबी किस्म की इंग्लिश बोल रही है. टू पास अ मेंबर ऑफ द एलीट क्लास. क्या वो एलीट क्लास के बराबर उसको ला के खड़ा कर सकता है? एक क्या किसी के अंदर इतनी महारत इतनी स्किल हो सकती है स्पीच पैटर्न सिखाने वाले बंदे के अंदर? तो ये इस कहानी का कह लें कि डेयर है, बेट भी जो लगी थी, चैलेंज है. हम इसी के ऊपर अपनी हमारी कहानी चलेगी और लैंग्वेज कैसे डिटर्मिन करती है रोल्स वो देखेंगे. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं दूसरा आयरॉनिकली प्रोफेसर दूसरों के पहचान लेता है और आयरॉनिकली हिगन्स ऑक्यूपेशन इज टीचिंग वेल्दी पीपल हाउ टू स्पीक प्रॉपरली सो दैट दे कैन कंसील देयर बैकग्राउंड्स. लोगों को उनके बैकग्राउंड्स कंसील करवाने सिखाता है थ्रू देयर लैंग्वेज. एज ही सेज इट इज़ एन एज ऑफ अपस्टार्ट्स. अपस्टार्ट्स कौन से होते हैं? नए नए नौदौलती वगैरह. चूँकि नौदौलतियों का ज़माना है, लोग नए नए अमीर हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तब इनको दे नीड अ पॉलिशिंग ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल. तो चिज़ल कर रहा है उनकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो हैं. सोसाइटी इज़ चेंजिंग. इन द नेक्स्ट एक्ट Eliza will come to him so that her own origins can be concealed from the public. तो वो भी उसके ओरिजिनल लड़की की जब स्ट्रक्चरिंग होगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी या रिकंडीशनिंग होगी लैंग्वेज की, उसके ज़रिए में तो उसका बैकग्राउंड ही करवाया जा रहा है ना. अभी तो उसकी लैंग्वेज बता देती है कहाँ से है, लेकिन जब उसको कंसील कर दिया जाएगा, उसकी ड्रेसिंग चेंज की जाएगी. हम तो सिर्फ अभी तक हम शायद ये अगर ड्रामा से पहले तक हमारा एक जनरल सी परसेप्शन ये होगी कि सिर्फ आप किसी को अच्छा पहना दें कपड़े तो उसकी शायद परसेप्शन बदल जाएगी. यहाँ से हमें ये भी इसने डिटर्मिन करने की कोशिश की सिर्फ वही नहीं, काफ़ी आपको साथ में लैंग्वेज पैटर्न्स भी आपके देखे जाएंगे. तो वहाँ से उसको भी कंसील किया जाएगा, तो उसके बाद कोई पहचान नहीं सकेगा वेदर शी बिलोंग्स टू व्हाट स्टेट ऑफ सोसाइटी. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म हैव क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी. यहाँ से पैसा आ गया जो हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो अपवर्ड मोबिलिटी लाजमी होगी. तो अपवर्ड मोबिलिटी के अंदर लैंग्वेज भी उतनी ही डिमांड करती मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, जितनी कि कोई और चीज़. येट विक्टोरियन क्लास स्टैंडर्ड्स स्टिल प्रिवेल. वो जो मुनाफकाना दौर है जो है ना, जो फॉल्स मोरालिटी का दौर है विक्टोरियन जो है, शैलो मोरालिटी, शैम मोरालिटी उनकी थी. वो जो मतलब रख रखाव वाला जो था काम, वो जो उसने वो कल कह रहा था, वो जो कैरेक्टर जो था, और डू लिटल जो है कहता चंगा पढ़ा सिगा जो गरीब सी मोरालिटी में फंस गए आन के जो मिडिल क्लास में आके. एंड स्पीकिंग, अच्छा जी, स्पीकिंग प्रॉपरली इज़ की. वो पुराने अभी अतवार लोगों के अंदर मौजूद थे. सबसे की जो चीज़ थी वो कौन सी थी? लैंग्वेज. बोलना कैसे, तमीज़ नहीं है बोलने की. हम लोग भी तो लैंग्वेज में फंसे हुए हैं सारे लोग, कि गलत को गलत नहीं कहना. किसी ने गलत बात के ऊपर किसी को डांट दिया, ढपट दिया, तो आप उसकी लैंग्वेज के पीछे पड़ जाएंगे, अखलाकियात के पीछे. ये नहीं देखेंगे उसने सही किया कि नहीं गलत किया. ये कहते हैं कि चोर को भी ना आदाब अर्ज करके बात करें. इस तरह की बातों में फंस जाते हैं, उसकी वो मोरालिटी के पीछे चले जाएंगे. तो वो लैंग्वेज के ऊपर थे, वो तमीज़ से बात करें चाहे जो मर्ज़ी करें. एज हिगन सेज, तमीज़ से मुराद वो लैंग्वेज का मतलब. हिगन सेज मैन हु बिगिन in Kentish Town, a working class district of London, and in upper crust Park Lane went to drop Kentish Town, but they give themselves away every time they open their mouths. अमीर हो जाते हैं, उधर से कहता है आके इधर रहना शुरू, गुलबर्ग रहना शुरू कर दिया या किधर और. यार मैंने रात कल वो शोएब मलिक नहीं है जो, उसकी मैंने एक ना वो एक प्रोग्राम के अंदर उसकी क्लिपिंग थी उसने, और उसके ऊपर खबर बनी हुई थी, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शायद मैं पढ़ी. कह रहा जी कि हमारे जो नए लड़के थे ना वो लंदन में गए, तो वो उनको पता नहीं था टब बादिंग का, तो वो क्या कर रहे थे कि टब भर के और साथ में कोई गिलास वगैरह के साथ नहा रहे थे, तो होटल में पानी भर गया, तो उनका मजाक उड़ा रहे सारा सर. ये खुद भी तो एक इसी तरह की क्लास के लोग थे ना. फ़र्ज़ किया किसी को नहीं पता उनकी बातें का उधर का जाकर, तो उसने नहा लिया और उसमें इतनी उसका आपको पब्लिकली उनका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं. मतलब इतनी पुरानी बात है. और ख़ुद भी तो ये ऐसा ही होगा ना. आज इसके पास पैसा आ गया है, लेकिन इसका अपना एक्सेंट ही बताता है इसका कि ये किस क्लास का बंदा है.
अपना एक्सेंट नहीं कभी उसका सुना, बोलने का मरियल सा अंदाज में हो, यहीं यहीं करके बोलना, और ये अपने आप को अब वो पैसा है तो पैसे की बुनियाद पे समझता कि शायद हम सारा कुछ ठीक हो गया। अपना एक्सेंट और अपना इसका पुराना हम्बल बैकग्राउंड देखा जाए, सियालकोटी होना कोई जुर्म नहीं, इसका अपना हम्बल बैकग्राउंड होना भी जुर्म कोई नहीं है। लेकिन आप दूसरों को मजाक ना करें, सबको ही पता है कि सारे लोग लड़के बेचारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इनका असल काम है वो खेल, बाकी चीज़ें बाकी और चीज़ें, आप उनको पब्लिक ना करें। ये मजाक सबके साथ होते रहते हैं, कई दफ़ा पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ के बुरा आ जाते होंगे, ऐसा ऐसी चीज़ें आती हैं ना, इनको भी ऐसी आई होंगी। तो ये एक बुरी बात मुझे लगी उसकी। तो ये वो यही बात कर के कैंट के जो वर्किंग क्लास के लोग थे ना, कहता है वो उनके पास पैसा आ जाता है, लंदन में महंगा तरीन घर ले लेंगे आके, सारा कुछ वो उधर अपर क्लास जो अच्छे इलाके में, लेकिन उनका सारा कुछ छुपा रहता है, जैसे मुंह खोलते हैं उनका अपना अंदर बाहर आ जाता है। तो ये उसने वो हिगन्स ने बात की उन लोगों के बारे में, व्हेन दे ओपन देयर माउथ एवरीथिंग कम्स आउट, तो सारा सामने आ जाता है। वो जो यू फोन वाली जो एडवर्टीजमेंट वाली बात, वो अच्छा खासा भरम बना हुआ था। तो नथिंग कहता है, नथिंग स्ट्रेंथन्स योर अथॉरिटी more than one's silence. Until you remain silent, it keeps or it strengthens your keeps strengthening your authority. बोलेंगे तो शायद उसके वो बात ना हो जिसकी आपकी खामोशी ने आपका रोप सा बनाया हुआ था। At Higgins, अच्छा जी, just as he claims to help them, he says that he could pass Eliza off as a duchess at an ambassador's garden party if given just 3 months with her. This plants the seed in Eliza's mind that leads her to Higgins' home in Act 2. It also foreshadows her later triumph at the ambassador's party. बाद में इसने ये काम कर भी लिया था। As a socialist, Shaw was particularly concerned with exploring and exposing the power divide between the poor and the rich by setting the play in London. Shaw chooses to deal with a society that is particularly stratified. ये स्ट्रेटाफाइड है ना। अब देखें इसने जो डिवाइड ऑफ द सोसाइटी है उसकी बताएं कितनी परतें और कितनी तहें हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं है, लैंग्वेज की बेस पे, कि सिर्फ ये नहीं कि अपर का मिडिल का, ये किस वजह से है। मतलब बाय सेटिंग द प्ले इन लंडन, शॉ चूजेस टू डील विद द सोसाइटी दैट इज़ पर्टिकुलरली स्ट्रेटिफाइड। ब्रिटिश क्लास कॉन्शियसनेस इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक पावर। पहली बात ये ज़हन में रखें, सिर्फ इकोनॉमिक पावर की बुनियाद पे नहीं था, उनकी क्लास कॉन्शियसनेस किस बुनियाद पे है, एज इट इज़ इन मैनी अदर सोसाइटीज़, बट ज़्यादातर लोगों में यही है ना, क्लास पैसे की बुनियाद पे, बट आल्सो ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरिक क्लास डिफरेंसेस। ये पहले किस सोसाइटी से थे, अपस्टार्ट्स हैं, न्यू मनी वाले हैं, या कौन से हैं पहले से। प्ले हाईलाइट्स ब्रिटिश पीपल्स रिकग्निशन ऑफ एक्सेंट्स टू डिफरेंशिएट अमंग देमसेल्व्स नॉट ओनली जियोग्राफिकली। अ वेल्श एक्सेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्कॉटिश एक्सेंट विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम सरी एक्सेंट। मैंने अभी वो आपको बातें बताएंगे, वो जो गुरदासपुर, होशियारपुर और मुल्तान, सियालकोट वगैरह की, इधर से हम हिसाब लगा लेते हैं, फिर इससे देखना कि किस लेवल के जो लोग हैं। बट आल्सो डिस्टिंग्विश ऑन another but related dimensions of accents the various social classes. Next is क्या है कि इसमें जो बात है, Shaw is also dramatically exhibiting 2 types of vulgarity here. First, the vulgarity of the low class as seen in Eliza. पहली तो Eliza में है ना, तो वो उसकी वल्गैरिटी क्या है कि उसका सोल पर्पज़ है टू कॉजन मनी फ्राम अदर पीपल, टू क्या है, वीडल मनी फ्राम अदर पीपल। उसका बाप भी ऐसा ही है, उसको ज़रूरत भी है सोसाइटी, तो उनकी वल्गैरिटी इसलिए आपके सामने आती है कि वो उधर से है। दूसरी तरफ से ये और प्रोस्टिट्यूशन वगैरह की बात भी उनके साथ चूँकि अटैच हो जाती है उसी सोशल ग्रुप के साथ, इसलिए है। तो आप देखें अगले पेज पे आएँ तो कहती कॉन्सिक्वेंटली, जब उसके ऊपर शख्स आ जाता है ना कहीं ये भी कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं है, Eliza can only prove her innocence of such a charge by loudly proclaiming to everyone, I am a good girl, I am. उसको बताना पड़ा, उसको अज्यूम नहीं किया गया उसके ऊपर कि she would be a good girl और she is a good girl. Rather she had to proclaim this very thing that I am a good girl, I am. वो बार बार लाउडली रिपीटेडली ये कह रही है। अल्टीमेटली द मोस्ट वल्गर थिंग अबाउट एलिजा इज़ हर डिस्गस्टिंग एंड एनिमलिस्टिक यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, a habit that elicits the wrath of Professor Higgins and thus sets up the dramatic premise of for the rest of the drama. इस बात से उसको गुस्सा बहुत आता है, जो फजूल किस्म के साउंड्स क्रिएट करते हैं, बातें करते हुए भी अपने साउंड्स क्रिएट करती है, वो उसको गुस्सा दिलाते हैं और यहीं से हमारा मेन सेंट्रल थीम स्टार्ट हो जाता है।
अब दूसरी अगर वल्गैरिटी की बात की जाए तो वो है, अगर एलिज़ा से कंट्रास्ट में जाकर देखें तो क्लैरा आइंसफोर्ड है, इसी की एज की लड़की है क्लैरा, इम्पावरिस्ट मिडिल क्लास लड़की है, इम्पावरिस्ट। वंस दे वर अपर क्लास हाई मिडिल क्लास के लोग थे, अब ये इम्पावरिस्ट है। अब इनके पास वो मैडम लेनवेंस्की की तरह पैसा अपना नाम ही रह गया, पैसा वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो वो अब प्रिटेंशंस हैं। तो सीम्स टू बी विदाउट अ ट्रेस ऑफ वल्गैरिटी। शी माइट बी अ वल्गर गर्ल और माइट बी देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ वल्गैरिटी बट शी हैज़ कंसील्ड इट। ठीक है ना, वो अपने भरम जो है ना मिडिल क्लासियों के पास है क्या, भरम के जरिए छुपाया हुआ है उसने। बट शी रिप्रेजेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिल क्लास विच शो एंड डू लिटिल रिजेक्ट। इसके अंदर वो है शो और जो डू लिटिल, सब तो वधिया बंदा है जो डू लिटिल ही है, वो एक हिपोक्रिटिकल नहीं है, अनहिपोक्रिटिकल बंदा है, उसको वो वही बात करता है दिल में। ये मैंने कल भी मिसाल दी थी, घर में मेहमान जाएँ किसी के, वो आपको ऑफ़र करें खाना, नहीं हम खा के आए थे, दिल में ये भी कही है ना भी लिया के नहीं सानू खुआया कुछ नहीं। अगर वो आपकी बात मान ले तो गुस्सा कर लेना, है ना। या कई बच्चे घर बाहर तक छड़न जान दे होंगे जी, अपना पैसे देंगे जान लगे परौने और अगर वो ना दें तो नहीं दिल च भी कहना होंगे, और ये भी सोचना होंगे कितनी दफ़ा कहना वहाँ नहीं क्योंकि कई मेहमान पंजवीं बारी जाके मन भी लेंदे गल, अच्छा चलो नहीं इस पर ना सही तो ये ऐसी ये मिडिल क्लासियों की बातें ना सारी, बल्कि लो मिडिल क्लास की ये बातें सारी, मिडिल क्लास इससे थोड़ी सी ज़्यादा मुनाफिक है। दैट इज़ क्लैरा इज़ पुशी, अनफ्रेंडली एंड डिसडेनफुल ऑफ पीपल हुम शी कंसिडर्स बीनीथ हर। ये इसकी मुनाफिक देख लो इसके अंदर कि अपने से कमतर के साथ इसका रवैया और है। एंड शी इज़ ऑफेंडेड अननेसेसरीली बाय स्ट्रेंजर्स सच एज हिगन्स। फजूल में ही अफेंड हो जाना, नाराज कोई स्ट्रेंजर ने मुझसे बात क्यों की, जैसे हिगन्स उससे बात करना। ऑफ पीपल हु स्पीक टू हर नोटिस हर हिपोक्रेसी लेटर इन एक्ट 3 व्हेन शी मीट्स हिगन्स सोशली एंड इज़ साइकोफेंटली ओबीसिएंट टू हिम। साइकोफेंटली वो जो खुशामदी सा अंदाज होता है। Ironically, in the next act, Eliza will want to become very much like Clara and will come to Higgins to ask, take lessons for that purpose. उसकी जैसा बनना चाहेगी। It is Higgins who ultimately occupies center stage. अब हम यहाँ पे सारी बात किसके ऊपर आ जाती है, जो मेन कैरेक्टर है हिगन्स उसके ऊपर। At first, he is only the bystander at the edge of the crowd. शुरू में क्या था, नुक्कड़ पे खड़ा होकर सिर्फ वो नोट्स ही ले रहा था ना, bystander था। Then slowly takes charge because of his talent, his wit, his domineering character in a play that will focus a great deal on the varying concepts of manner. Higgins is the first noted of his lack of manners. बदतमीज आदमी, lack of manners है। Only first sight he is rude in his outspokenness as Eliza is rude in her pronunciation. जितनी बुरी pronunciation उसकी है उतने ही बुरे manners हैं इसके। अगर इसकी अच्छी pronunciation है, manners उसके बुरे, insolent है, ये uncouth किस्म का बंदा है। He seems to take pleasure in bullying other people, चढ़ाई करके दूसरों के ऊपर, especially people who are socially beneath him, even though he maintains that he is not a snob. और इसके बावजूद उसका ये दावा भी है कि मैं कोई स्नॉब के रंगबाज या बड़ा होता है ना, एहसास तफख्खुर वाला बंदा, ऊपर की फैमिली अपर क्लास मेंटालिटी वाला नहीं हूँ। He can spurt out a tirade of venom when he hears the English language so completely and disgustingly vilified. उसको बहुत ही गुस्सा आता है जब वो उसकी लैंग्वेज को एक ना उसको गुस्सा आता है लैंग्वेज का बंदा, उसको जब लैंग्वेज को गलत बोलता है, और ख़ासतौर पे एलिज़ा की लैंग्वेज को बहुत ही गुस्सा आता है। वो एक मुश्ताक अहमद यूसुफ ने लिखा है एक बंदे के बारे में कि एक बंदे ने ना गालिब का शेर सुनाया गलत, एक तो उसमें बाकी तो सारे बैठे हुए थे ना ऑडियंस, आमीन, पता नहीं गालिब का नाम सुन के वाह वाह। एक बंदा था उसमें वो जिसको गालिब का पता भी था, कुछ सुखन शनास था, तो उसने कहता है इस बात पे मुझे गुस्सा कम आया कि उसने गलत शेर सुनाया। गुस्सा तब आया जब उसने बड़े दोहरे हो के दाद भी ली लोगों से आगे से। तो फिर उसने ना उसको इतना गुस्सा आया ना, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे आयरनी है, कहता है कि मियाँ मुंह संभाल के शेर पढ़ो गालिब का, ये गालिब है कोई कुरान हदीस नहीं कि मुंह उठाया पढ़ दिया। कैसी ज़बरदस्त, कितनी आयरॉनिक और कितनी ज़बरदस्त बात की। हर कोई जहाँ पे मज़हब के ऊपर अथॉरिटी बना हुआ है, गालिब को नहीं कहते छड़न देना थी, उन्हें सही पढ़ना पैना। तो वो वाली बात कि उसको गुस्सा आ रहा है कि ये कैसे बोल रही है, लैंग्वेज के साथ वो कर रही है जो 3 इडियट में उसने प्रिंसिपल के थ्रू करवाया था तो वो completely and disgustingly vilified
डायरेक्ट्स इज वेनम डायरेक्टली एट एलिजा। वो अपना सारा जहर जो गुस्सा है उसके ऊपर उगल देता है। उसकी लैंग्वेज ये सारा आगे उसकी ये डायलॉग कहता है, विमन हु अटर सच ए डिप्रेसिंग एंड डिसगस्टिंग साउंड हैज़ नो राइट टू बी एनीवेयर। मार दो लोगों मैं किता मैनू मार दो मैं एड्डी बुरी अंग्रेजी लफ्ज़ बोलने वाली कहती औरत कितने रहने का हक नहीं, मार दो। नो राइट टू लिव, कहीं पर भी रहने का नहीं बल्कि ज़िंदा रहने के हक नहीं है उसको। रिमेंबर दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद अ सोल एंड द डिवाइन गिफ्ट ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच, दैट योर नेटिव लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन एंड द बाइबल, एंड डोंट सिट हियर क्रूनिंग लाइक अ बिलियस पिजन। कहता तेन पता तू कि लैंग्वेज बोलन डी है, शेक्सपियर मिल्टन जिस गल करते रहे ने, बाइबल जिस लिखी है, इतने बैठी कबूतर तक गुटकू गुटकू करी जान डी, चल दौड़ इथों। इतना उसको गुस्सा शट अप उसने करवाया जब उसको ये उसकी इधर से देख सकते हैं कि ही सो ऑब्सेस्ड विद हिज प्रोफेशन, सो ऑब्सेस्ड एंड सो possessive about language skills of others as well. Whether or not Higgins is right in his appraisal is not the point here. इस बात से कि वो बात गलत कह रहा है सही कह रहा है, बात का मसला ये है कि even though he is assumingly right, लगता ठीक है, a man who would publicly utter such derogatory comments about other human beings for the purpose of showing off in front of a crowd of people is certainly no gentleman. बदतमीज़ी है ये सारी ऐसे बात करना, जेंटलमैन लाइक एटीट्यूड नहीं है। बहरहाल सही है गलत बात की बात है। टू द कंट्रेरी ही इज़ अनदर टाइप ऑफ वल्गेरियन, ये भी वल्गर आदमी है। अगर वो वल्गर है ये भी वल्गर है। ये किस तरह का वल्गर है? ही इज़ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, और वन हु इज़ टोटली लैकिंग इन सोशल मैनर्स एंड his absence of manners will become the subject of Mrs. Peirce's concern in the next act when Higgins decides to take Eliza into house. So this was the critical analysis of the main characters and the main situations of the play. The one last thing that we will discuss about this act is that after the above speech, Higgins boastfully announces to the gathered crowd that in 3 months, ये तकरीर कर बैठा बड़ी, उन्होंने तो बड़की बड़ी मार बैठा। बड़क क्या लगाई इसने? in 3 months I could pass that girl off as a duchess at an ambassador's garden party. मतलब बड़ी तक कहते मैं बना देना इनू पूरी लेडी वो तक बन के। एक ना इशफाक अहमद ने जाविया में एक वाक़या बयान किया था, उसमें था गोमा इन हॉलैंड। गोमा भी ऐसी ही ट्रांसफॉर्म हुई थी लड़की कुछ अपने मैनर्स के अंदर, वो पहचान नहीं पाया उसको उसके लैंग्वेज स्ट्रक्चर से। जब उसके बाद दोबारा मिलता, पहले इनके घर में काम करती थी, किसी बूढ़े से आदमी ने शादी की, उसको हॉलैंड लेके चला गया, वापस आया तो पार्टी तो वहाँ पे उसको अचानक गोमा मिलती है, तो गोमा जनाब बड़ी इम्प्रूव कर गई हुई सी अपने मैनर्स में, ये सारा कुछ। तो वो ये सारा कुछ आपको एक दफ़ा वो जोक भी सुनाया था, वो क्या नाम था उसका, एक सिख था लड़का, तो वो कराची चला जाता ना, उर्दू शुर्दू सीख गया वहाँ से जाके। अब बाकी सिख जब वापस आया तो कहता यार ये इसके साथ हमारा गुजारा क्या होगा, टल्ली तो बहुत तमीज़दार बड़ा बंदा बन गया, लैंग्वेज उर्दू बड़ी वधिया बोलता। तो वो सारे परेशान गए, सारे इकट्ठे हो गए उसको कि यार टल्ली तू तो वो पढ़ लेके आवा, उर्दू बड़ी वधिया बोलदा, तो साड़ा तेरे नाल गुजारा कितना होएगा, तो तू तो बड़े कोई आदाब तशरीफ रखी है, यो भी उर्दू के बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज यूज़ करते हो। तो हुण टल्ली होने तो भूतर गया और थोड़ा शोखी च आ गया, कहना ये तो कुछ भी नहीं। असल तकलीफ कहना तुहानूं उदों होनी ਜਦੋਂ मैं तस्वीर टंगण नूं अवेज़ा करना कहना तो वो वाली बात है कि तमीज़ आ गई उसके अंदर ना, अचानक ही महज़ब हो गया। स्पीच क्वालिटीज़ मैनर्स कैसे बदलेंगे, ये सारी बात है। और आखिरी इसकी बात ये है, क्लोथिंग के बारे में बार बार बात कर रहा था। क्लोथिंग इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन दिस एक्ट थ्रू आउट द प्ले। ये थ्रू आउट द प्ले होगा, लैंग्वेज के साथ कपड़े शूज़ तक ही बनाएंगे इसके अंदर। Eliza's dirty shabby clothes, worn boot and suit blackened hat, वो धुआं जो लंदन का धुआं था ना वो सारा उसके हैट पे लगा हुआ है, are clear indications of our impoverished state, गरीब लड़की है। In contrast, the fine evening clothes of Pickering, Freddie and Mother and Clara place them in the upper class, कपड़ों से पता चल गया upper class की ख़वातीन हैं। When Higgins is first mistaken for a policeman or informer, the bystander points out it's all right, he's gentleman, look at his boots। पहले उन्होंने लोगों ने लगा, लेकिन उसके बूट से हिसाब लगा कि यार वो नहीं हो सकता, ये कोई अपर क्लास का जेंटलमैन का अपर क्लास का बंदा। एज द प्ले प्रोग्रेसेस, एलिजाज क्लोथिंग विल रिफ्लेक्ट वेरियस स्टेजेस फॉर हर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ लेडी। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर।
थैंक यू वेरी मच.